गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आज हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं और फिर हम लोग जो पीडीएफ मैंने डिस्कस करने को बोला था वो करेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस। तो डिफरेंशिएशन में बेटा क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप बताता है ना। डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, ये सबको पता ही है। फिर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या कि अगर आप किसी फंक्शन का x इक्वल्स टू एक्स नॉट के ऊपर डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं तो f डैश इक्वल्स f डैश ऑफ एक्स नॉट क्या होगा? ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बनेगा। बेसिकली जो RHD हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में बात करते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाता है कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो चाहे आप LHD का फॉर्मूला लगाते चाहे RHD का फॉर्मूला लगा देते, बात एक ही थी। तो नॉर्मली हम लोग है ना RHD वाला फॉर्मूला लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन का आउटपुट उसके जस्ट राइट नेबरहुड का आउटपुट उन दोनों के उनका सब्ट्रैक्शन अपॉन उनके इनपुट का सब्ट्रैक्शन। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है जी। सर हाँ जी, कोई पूछ रहा था कुछ? इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, x की पावर है, n की पावर x sin x cos x है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। इनवर्स के लिए भी इनवर्स के भी जो रिजल्ट्स हैं वो भी सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब प्रोडक्ट दो कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है तो उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली प्रोडक्ट रूल, डिवीजन है तो क्वोशंट रूल, वो सब चीज़ें आपको पता है। अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के सम या सब्ट्रैक्शन से बना है तो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का मल्टीपल टाइम्स लिखा है तो डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो सारे के सारे थ्योरम से हैं, तो वो सबको पता ही है, तो उसमें हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आता है इसमें चेन रूल, तो चेन रूल भी सबको पता ही है कि अगर एफ ऑफ जी एक्स, मान लीजिए एच एक्स एक फंक्शन है जो कि कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स का, तो एच डैश एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये चेन रूल सब जानते हैं जी। अब इसमें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है कि वो आपको साइन इनवर्स एक्स का या tan इनवर्स एक्स का, कहने का मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन के प्रूफ पूछ सकते हैं। इनका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं, क्योंकि अगर तो एक मार्क में आता है फिर तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि भाई सीधा सीधा आप रिजल्ट लिख दीजिए, है ना, तब आपको है ना प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 to 4 मार्क्स का आता है तो इसका मतलब है कि भाई आपको इसका प्रॉपरली प्रूफ करके दिखाना होगा। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर इनको एक बार कर लेना है, ठीक है। क्लास में किया हुआ ये चीज बताया था मैंने, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। यस सर। Yes, sir.
गुड आफ्टरनून सर। सर एक चीज बतानी थी सर, ये मेरे नाम से ना कोई नीचे बैठा हुआ है एंड में, योजे चोपड़ा। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, क्या है क्या और ये? आज वो मैं नहीं था सर, जो वो कोई कॉल लीव कर गया, तो ये कहाँ गया? इसको रिमूव कर दें? हाँ जी सर प्लीज। कर दिया भाई। थैंक यू सर। ओके बेटा, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, सिंपल चीजें हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग विच इज स्लोप, और साथ में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो इनके प्रूफ पता होने चाहिए, इनको मतलब कैसे सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं कहेंगे, बेसिकली कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए जी। क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो बात आती है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि इसमें होता क्या है कि भाई एक्स और वाई जो है वो सब जम्बल्ड फॉर्म में, आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते हो। तो फिर हम लोग जब डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहां जहां पे एक्स वाला टर्म है वो सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाता है, अगर वाई वाला टर्म है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला तो वही लग जाता है, बस इनटू में dy बाई डी एक्स का जो टर्म है वो एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, राइट। सबको इम्प्लिसिट फंक्शन आता ही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इम्प्लिसिट फंक्शन में? नो सर। नेक्स्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होता है? जो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो जाए, लाइक एक्स की पावर एक्स हो जाए या एक्स की पावर साइन एक्स हो जाए, मतलब इस टाइप से वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना होता है। कैसे लगाना होता है कि दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए, जैसे कि इसमें बात करूं तो मैं लॉग ले लूंगा और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी सबको पता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे कि y इक्वल्स टू x की पावर x ऐसे करके। तो जब ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जहां से जो टर्म रेपिटेशन स्टार्ट होने लग गई, मैं उसी टर्म से उसको वापस से y लिख दूंगा। और फिर यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन रहा है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहला स्टेप आपका यही रहता है कि भाई आप इस चीज को चेक कर लें कि कहाँ से रिपीट होना चालू हो गया है फंक्शन, तो उसको आप y रिप्लेस कर दें। और फिर उसके आगे की चीजें तो आपके जो प्रीवियस आपने टाइप्स पढ़ी हैं डिफरेंशिएशन की, चाहे वो इम्प्लिसिट, चाहे वो लॉगरिथमिक, चाहे कोई सिंपल डिफरेंशिएशन, वो सब यूज हो जाएगा जी। पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में क्या होता है कि y और x दोनों ही किसी अनदर वेरिएबल थीटा के टर्म्स में लिखे हुए हैं, किसी अनदर वेरिएबल थीटा के टर्म्स में लिखे हुए हैं, या t के टर्म्स में, या कोई p के टर्म्स में, या k के टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो। तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो आप क्या बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। कहने का मतलब जो y थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है आप उसको अलग से थीटा के अबाउट डिफरेंशिएट कर लीजिए, x जो दिया गया है थीटा के टर्म्स में उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए थीटा के अबाउट, और उनका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक। अब इसी में पैरामीट्रिक में मैंने आपको एक चीज जरूर हाईलाइट करके बताई हुई है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तब तो आप y को थीटा के अबाउट अलग से, x को थीटा के अबाउट अलग से डिफरेंशिएट करके अपना फाइनल उनका रेशियो निकाल दीजिए और फाइनल आंसर दे दीजिए। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़े या थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़े
तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि y का डबल डिफरेंशिएशन, y को थीटा के अबाउट 2 बार डिफरेंशिएट कर लो और x को थीटा के अबाउट 2 बार डिफरेंशिएट कर लो और उनका रेशो लिख लो। तो मैं यहाँ पे फिर से बोल दूं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या कि d2y अपॉन dx2 बेसिकली है क्या कि भाई जो dy बाई dx आपको मिल गया है उसका डिफरेंशिएशन किया जाए, यही इसका बेसिक मीनिंग भी है। तो जो हमें dy बाई dx की वैल्यू आएगी हमें डायरेक्टली उसे ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर फर्दर अगर थर्ड डेरिवेटिव करना है तो अगेन d2y अपॉन dx2 जो आपको मिलेगा उसका जो भी आंसर होगा आपको उसे फर्दर x के अबाउट डिफरेंशिएट करना होगा टू फाइंड आउट द थर्ड डेरिवेटिव, राइट। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मान लीजिए एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, आप u को v के अबाउट डिफरेंशिएट करना चाहते हो, दोनों ही क्या है x के टर्म्स में लिखे गए हैं, u भी x के टर्म्स में, v भी x के टर्म्स में। तो du अपॉन dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx। कहने का मतलब अगर आप u को v के अबाउट डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि भी u को x के अबाउट अलग से डिफरेंशिएट कर दो, v को x के अबाउट अलग से डिफरेंशिएट कर दो, इनका रेशो निकाल दो। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट या कोई ऐसी चीज जो दोबारा करने वाली है? आगे चलते हैं फिर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की डिफरेंशिएशन आती है सबको कि अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो फर्स्ट रो को पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेकेंड रो को एज इट इज रहने दीजिए, उससे एक डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर प्लस करके फर्स्ट रो को ऐसे ही रहने दो, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एक डिटर्मिनेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे आपको रिजल्टेंट में दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे अगर वो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का है। तो यहीं पे अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो फिर 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। कैसे कि आप फर्स्ट रो को पहले डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रहने दो, फिर प्लस करके फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रहने दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस करके एक और डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें थर्ड का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रहने देंगे। अब ये चीजें रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा सीधा क्वेश्चंस ही हैं, इसमें अलग से तो थ्योरी नहीं है। जो भी आपको फंक्शन दिया गया होगा उसका अगर सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला गया है तो आप सीधा सीधा उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, इसमें कई बार ऐसा जरूर होता है कि कई बार कैलकुलेशंस जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो इजी है 1/, लेकिन कई बार सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपने कैलकुलेट करना है तो रेदर देन की भी d2y अपॉन dx2 को सीधा सीधा मतलब इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करें और आंसर निकालें, हो सकता है आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़े, फिर कैलकुलेशन जो मिले वो ज्यादा इजी वाली मिले, तो कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनमें कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है किसी एक मेथड से अगर सॉल्व करने चाहिए।
जो भी dy by dx आया, आप अगर आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेशन बने, और अगर थोड़ा सा एलसीएम वगैरह करके सिंप्लीफिकेशन करके तब अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो शायद जल्दी आंसर आ जाए। तो ऐसा अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मिल सकता है, तो वो आप क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट, सर हाँ जी, सर इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ना आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था हमें d²x/dy² वाला। हाँ 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 सर एक बार आप उसको प्रूफ करवा सकते हो एक बार आप उसका? हाँ। मेरे को प्रॉब्लम आती है उसमें। उस रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा। हमने पढ़ा था कि भाई d2y अपॉन dx2 को d2x अपॉन dy2 के साथ रिलेट कराना है ना, तो उसका फॉर्मूला देखना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d2y अपॉन dx2 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें इस dy by dx को मैं dx अपॉन dy के होल पावर -1 कर लूंगा। आर्काइव में भी सर ऐसा क्वेश्चन है एक। क्या कह रहे हो? आर्काइव के अंदर भी क्वेश्चन है ऐसा एक। ओके ओके, ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली है ना याद रखिए, है ना सब लोग। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, अब ये जो टर्म है ये dy का आ गया है डिनोमिनेटर में, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें dy के साथ मल्टीप्लाई dy के साथ डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ये जो डिवाइड किया है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ही बन जाएगा dy by dy ऑफ dx by dy की होल पावर -1 इंटू dy by dx। तो यहाँ से बेटा क्या बना, अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, इसकी पावर -1, तो पावर -1 है तो -1 प्रोडक्ट में आ जाएगा, और इसकी पावर क्या एक और कम हो जाएगी, दैट मीन्स dx by dy की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी, इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू dy, क्या होगा, d2x अपॉन dy, और ये dy by dx पहले से ही पढ़ा है। तो अगर ये पावर -2 है तो मैं उसको उल्टा करके प्लस पावर 2 बना लूंगा, और टोटल पावर ये -3 मतलब +3 बन जाएगी dy by dx की। ये फॉर्मूला सारे थे, प्रूफ समझ में आया है? यस सर। अब प्रूफ पे मत जाइए, देखिए वैसे तो प्रूफ जस्ट इन केस फॉर्मूला भूल जाता है तो उस केस में आपको प्रूफ काम में आएगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ये रिजल्ट याद रखने का ट्राई करें। ये जैसे आपने आर्काइव में भी क्वेश्चन देखा है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो जरूर ये फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला ही पूछा था सर उसमें भी ना, यही बस रिजल्ट ही पूछा था क्या आएगा। ओके, रिजल्ट ही पूछा था, ओके ओके, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ना इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है इस फॉर्मूले को याद रखना। और इसमें लास्ट में रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो कि हमने फंक्शन में भी बात किया हुआ है कि अगर f(x) एक फंक्शन है, उसका इनवर्स, इसका इनवर्स gx फंक्शन है,
तो gx का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? g of fx is x, that means g dash fx into f dash x equals to 1। तो ये बात हमने फंक्शंस में भी किया हुआ है, तो फिर से यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर एक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करने को बोला गया है, आपको हमेशा इसी की जरूरत पड़ेगी। और इसी में अगर आपको डबल डेरिवेटिव पूछा गया है, यहाँ पे जी डैश निकाल रहे हैं, अगर जी डबल डैश निकालने को बोला जाए तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको पहले तब बताया ही था, राइट। अब इसमें एक आईटीएफ फंक्शंस जो रहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको आईटीएफ के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े। तो आईटीएफ के सारे जो रिजल्ट्स हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। वैसे भी उस चैप्टर को करने के लिए आपको वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो अगेन है ना, वो प्रॉपर्टीज का जो यूज है वो सिर्फ उसी चैप्टर में नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि भाई y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे, cos इनवर्स का ऑल्दो आप फॉर्मूला जरूर जानते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है वो पजल भी हो जाए और पूरी कंप्लीट भी ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी तब आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? कि cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आप x फॉर द टाइमिंग -1 से 1 मान के चल लीजिए। तो -1 से 1 के लिए ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता क्या है? 2 tan inverse x। 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके, सॉरी ये तो y ही है। सर इसमें इंटरवल की इतनी जरूरत तो पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि डेरिवेटिव के बाद तो वो जीरो ही हो जाएगा, पाई वाली जितनी भी टर्म आएंगी। नहीं तो प्लस माइनस का चक्कर आ जाएगा, प्लस माइनस का चक्कर आएगा, है ना। इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, वो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले कहने का मतलब ये है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपको उसमें अगर उनकी प्रॉपर्टीज याद होंगी तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करके आप जो गिवन फंक्शन है उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल टर्म्स में लिख लो, फिर आप उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक। और इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको x को कुछ पुट करना पड़े, x को कुछ पुट करना पड़े। तो जिसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट्स पढ़े हुए हैं कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट वाले टर्म्स हैं तो उसमें x को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, या फिर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स ए सीकेंड थीटा, ए कॉसेक थीटा, ये पुट किया जा सकता है। अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स ये पुट कर सकते हैं। अगर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है जी, तो एक्स को हम लोग ए cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन है उनको है ना, उनके डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के लिए हो सकता है आपको प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ जाए। तो आप है ना इनको याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में मोटी मोटी बात यही है। इसमें अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग बताइए, या कुछ पूछना है तो बताइए। तो हम लोग
डिस्कशन करें स्टार्ट। जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है उसमें से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो। हाँ जी बेटा बताइए। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? टेंथ तक कोई डाउट? सिक्सटीन तक? सर 15 बताओ। 15 बताना है जी। जी इज द इनवर्स ऑफ द एफ एक्स एफ डैश एक्स, अगर ये है तो जी डैश एक्स क्या होगा जी? तो इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसी को यूज करना पड़ेगा कि जी डैश एक्स इंटू एफ, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यस तो यहां से बेटा जी डैश एफ एक्स कितना आ गया? एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल दूं? एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ ये, जब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नेट यहाँ पे क्या, ये 1 प्लस एक्स की पावर 5 बन जाएगा। यस अब आपको यहां से जी डैश एफ एक्स मिला है, लेकिन आपसे पूछा गया है जी डैश एक्स, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को जी एक्स से जी एक्स से क्या ये एक्स होगा? यस ठीक, तो बी ऑप्शन आ गया। और कोई डाउट? तो ये कंप्लीट है। Yes, sir. तो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर एलसीडी और डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। चलिए
सर फर्स्ट का आंसर 3 आ रहा है। ओके, टू आएगा फर्स्ट का आंसर। Yes. ये 2 आएंगे। 2 होगा। ओके, सर 3। 3 होगा। ओके, ये तीनों ग्राफ बनाने हैं आपने, ये तो सब लोग समझ ही गए होंगे कि तीनों का ग्राफ बनाइए और फिर उसमें से मिनिमम वाला सेगमेंट उठा सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बनेगी या फिर कोई शार्प करना पॉइंट बन जाएगा, वो आपके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हो जाएंगे, है सर ना। 3 ही आ रहे हैं मेरे भी। 3 आ रहे हैं, देखिए। Yes, sir. 3. Yes, sir. 3. ये 3 आ 3 आ रहे हैं सर। 3 आएंगे, मुझे भी लग रहा है 3 आएंगे। सर 3 आएंगे। एक 0, 1 एंड 3। ये सर 0 नहीं सर, -1, 1 और 3। यस सर, -1 1 3। -1 मैं तो 1 और 3 आ रहा है सिर्फ। यस सर। एक सेकेंड, चलिए। सर x इक्वल टू 0 भी आएगा, -1 नहीं Yes, आएगा। sir. 0 आ रहे हैं. सर x इक्वल टू 0 1 और 3 3 पॉइंट्स हैं। सर यही है। यस सर, ये इसी वाला है। 0 1 Yes, 3। sir. 0 1 3. x जो y इक्वल टू 2 वाली लाइन है वो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, राइट। अब जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि सर जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा +1 आ जाएगा, तो मिनिमम आउटपुट इसका 1 रहेगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये 1 एंड 3 आएंगे जी। यस सर। ठीक, तो ये तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। अब ये क्यूबिक का ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में हमें दिख रहा है कि 0 अगर जब डालेंगे तो ये 2 आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ इसका आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमें बनाना आता है, बस उसमें 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो जब 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करके हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ हमने बना लिए हैं। अब इन तीनों का जो मिनिमम वाला सेगमेंट होगा वो क्या होगा। x लेस देन 0 के लिए 0 नहीं आएगा, वो शार्प नहीं बन रहा, डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। 0 नहीं आएगा, ये वाला मिनिमम वाला सेगमेंट है, राइट। मिनिमम सेगमेंट तो समझते हो कैसे आया है। यस Yes. यस सर। यस तो इसमें x इक्वल टू 0 नहीं आएगा बेटा। 0 पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 0 के जीरो के लेफ्ट में अगर मैं है ना इसका fx का ग्राफ बनाना चाहूं, तो मतलब fx फंक्शन को लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई फॉर x लेस देन 0 ये जो फंक्शन है वो x क्यूब प्लस 2 वाला है, और 0 से 1 के लिए 0 से 1 के लिए फंक्शन कौन सा है जी, 2 है जी, कांस्टेंट फंक्शन 2 है, ठीक है। फिर 1 से 3 के लिए ये पैराबोला आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया जी।
तो 1 से 3 इंटरवल के लिए जो आपका ग्राफ कंसिडर हो रहा है वो पैराबोला हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होगा, और फिर 3 से ज्यादा के लिए वापिस से ये y इक्वल्स टू 2 वाला आउटपुट मतलब कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या ये इतना क्लियर है? यस सर। तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब इसका है ना जीरो, मतलब जीरो से छोटे के लिए ऑलवेज कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल है, इसमें भी जीरो कहने का मतलब अपने अपने इंटरवल में तो एक पॉलिनोमियल है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पे आएगी कि जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है। तो 1 पे सीधा सीधा दिख रहा है शार्प कॉर्नर पॉइंट है, 3 पे भी शार्प कॉर्नर पॉइंट सीधा सीधा दिख रहा है, तो उनको है ना सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। लेकिन जीरो पे अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जी? 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे वाले को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं यहां से LHD क्या बोलूंगा? LHD क्या एट x इक्वल्स टू 0, 0 जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, है ना। LHD की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से जस्ट लेफ्ट में है ना, फंक्शन का जो f डैश है वो 3x स्क्वायर आएगा, तो वहां पे जब x को 0 पुट करा जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे LHD की वैल्यू 0 आ रही है, और RHD एट x इक्वल्स टू 0 वो सीधा सीधा 0 आ रहा है, ठीक है। तो बराबर हो गए, है ना। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे 2 है। फाइनल आंसर इज 2। सर वो भी तो शार्प कॉर्नर पॉइंट तो है मेरे ख्याल। कहाँ, कौन सा x इक्वल टू 0 वाला? शार्प कहाँ है बेटा? वो टेढ़ा ऐसे स्मूथ सा जा रहा है, ये स्मूथ है। सर वो मैंने जो अपना ग्राफ बनाया था उसमें थोड़ा मतलब शार्प था। आप मैंने ना वो कर्व्ड लाइन की वजह से शार्प लग रहा था ग्राफ में। तो वैसे तो वहां पे स्लोप तो 0 आप है देखो, वो तो अब आपने ग्राफ को उतना अच्छे से नहीं बनाया इसलिए है, तो ज्यादा सही तरीके से तो कौन बताएगा? कैलकुलेशन बताएगी ना। अब इनका डिफरेंशिएशन करके स्क्रीन ऊपर कर दो। तो मतलब वो तो चलो देखो, ग्राफ को प्लॉट करना तो गलती हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन तो गलती नहीं कर, गलत आंसर नहीं देगी ना। तो वो तो Yes, आपने sir. अगर आप y इक्वल्स टू एक्स क्यूब को आप सीधा सीधा ऊपर बढ़ा देंगे, तो ऐसा थोड़ी कि भी आपने फिर सही बना लिया। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी में, किसी को कोई इसमें? सब लोग सेकंड अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. A. Yes, sir. यस सर।
बाकी लोग भी बताइए। हाँ जी, डिस्कस करें फिर। कौन सा आंसर आ रहा है? A option. सर ये ऑप्शन ये ऑप्शन। रीजन क्या है? ये जो सर gx x + 0 में mod x को -x लिख सकते हैं हम। जब x पॉजिटिव है तब ये mod x को वापस से x ही लिख लेंगे। तो वैसे gx fx के बराबर ही आ गया। हाँ यस। तो gx जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mod को हटा के x ही लिख सकते हैं फॉर x पॉजिटिव। और जब x नेगेटिव है तब जब मैं इस mod को हटाऊंगा तो mod हटा के मैं यहाँ पे -x लिख दूंगा और फिर एक माइनस पहले से है तो वो भी प्लस ही बन गया है ना। तो वापस से ये fx ही आ गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट gx fx ही आ गया, पॉजिटिव इनपुट्स पे भी नेगेटिव इनपुट्स पे भी। तो gx इक्वल्स टू fx, तो सिंपल यही बन गया। तो सीधा सीधा अगर fx कोई किसी पॉइंट पे मतलब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल अगर हो ना हो तो फिर gx भी सेम ही रहेगा। तो क्योंकि fx पॉलिनोमियल है तो gx इज ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर दूं, मैं आपको बोलूं, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लेके आ रहा, मैं आपको सीधा सीधा ये कह देता हूँ। चलो आगे लिख लेते हैं। कि fx x³ + x है और gx f(mod x) है। अब बताइए, या यहाँ पे ये बता दो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी। X is equal to 0 पे. यस सर Yes, sir. x 0 पर यस Discontinuity, no point. ओके, यस सर। यस सर, ग्राफ से ही होगा सीधा ही। इसको करने का क्या तरीका रहता है? ग्राफ ग्राफ बना के पीस वाइज बना लेंगे। ग्राफ बना के कर सकते हो कि हमने, अगर हमें fx का ग्राफ पता है तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है कि f(mod x) का ग्राफ क्या होगा, है ना? ये पढ़ा है। यस सर यस सर। तो अगर आपको ये आता है फिर तो आपको, है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए और कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा यही लगाइए। और x³ + x का ग्राफ होगा क्या? ऑलवेज इंक्रीजिंग 3x² मतलब + पॉजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में हमेशा क्या रहेगा? 0 पे 0 रहेगा और ऑलवेज इंक्रीजिंग। शेप नॉट एग्जैक्टली ऐसी होगी, मतलब हमें देखने में ऐसे लग रहा है कि पैराबोला है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो शेप को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर पॉजिटिव के लिए हमेशा ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज ही करता रहेगा, क्योंकि f' अगर आप देखेंगे भी, है ना, f' क्या आएगा? 3x² x² + 1 + 1 आ जाएगा, है ना? तो
स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही कर रहा होगा फॉर एक्स पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है कि आप एक्स पॉजिटिव का ग्राफ बना लीजिए और नेगेटिव साइड का ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज हो इमेज इसकी तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो अगर इसका ग्राफ ये है तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ग्राफ को देख के ना कहें कि ये शार्प कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि कई बारी शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा होता। मतलब हम लोग ड्रॉ करने में उसे शार्प कॉर्नर पॉइंट दिखा देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। तो ऐसे केस में आपको बेटर है कि आप उसकी स्लोप कैलकुलेट करके दिखाएं। तो आप क्या लिखें, आप बेसिकली एफ एक्स को, या ऐसा कहो कि भाई एफ एफ मॉड एक्स को आप क्या लिखोगे, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव एंड दिस इज, अब x नेगेटिव के लिए बेसिकली क्या होगा, ये मॉड x में मॉड हटा के माइनस एक्स लिखूंगा ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि फॉर x नेगेटिव एफ ऑफ मॉड x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कहने का मतलब कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल में gx अगर पीस वाइज फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिखा जाएगा। तो ग्राफ की हेल्प से कुछ कुछ चीजें पता लग गई हैं। जहां पे कोई शार्प कॉर्नर पॉइंट बन रहा है उसके लिए आपको उसकी वेरिफिकेशन के लिए चीज जरूरी है कि भी आपको एक बार पीस वाइज फंक्शन जरूर बना ले ताकि कंफर्म हो जाए। ओके क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। करें बेटा सॉल्व।
सर 4. ये सर 4 आएगा। Yes, sir. 4. Yes, sir. 4. Yes, sir. 4. दिस इज राइट। यस सर। करने का तरीका सीधा सीधा पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना। मान लीजिए x के अबाउट मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल वाई तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2xy बन गया। और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है तो वाई एक्स वेरिएबल है, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन मिलके वाई स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई आपने जिस वेरिएबल के अबाउट आप डिफरेंशिएट करते हो आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और क्या पुट करेंगे कि f डैश के बारे में इंफॉर्मेशन जिस पॉइंट पे दी होती है, जैसे यहाँ पे f डैश 0 दिया गया है तो इस वजह से मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो 0 पुट करेंगे तो f डैश y क्या आएगा बेटा, f डैश 0 इंटू एफ ऑफ वाई प्लस x को 0 पुट किया तो खत्म ही हो गया, तो ये वाई स्क्वायर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश 0? 1 है। तो f डैश y इक्वल्स टू एफ ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सीधा वैल्यू 2 पुट। सर y को 2 डाल। सीधा वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अच्छा हाँ सॉरी, जिस टर्म की वैल्यू आपने पूछी है तो वो सीधा सीधा मिल जाएगा, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो y को 2 पुट कर दीजिए तो f डैश 2 माइनस एफ ऑफ 2 4 आ जाएगा। अब यहीं पे अगर देखो यहाँ पे तो चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि फंक्शन एफ एक्स कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, चलिए बताइए सब लोग।
श्रेय बेटा ये जो आपने k लिखा है उस k की वैल्यू भी आपको बतानी पड़ेगी। सर 3 e की पावर y माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2। जो आपने क्या बोला f ऑफ? सर वो आपने फंक्शन पूछा था ना उसका फोर्थ वाले का, हाँ उसका आया है सर 3 e की पावर y माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2। ओके 3 इंटू e की पावर y माइनस 2y माइनस 2 ऐसा बोला आपने, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से हो जाएगा ये वाला। बिल्कुल, मतलब जो मैं कल आपको है ना बता रहा था कि फंक्शनल इक्वेशन को जब आप एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करके और फिर वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन लिखते हो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का जो भी तरीका रहेगा वो आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है लीनियर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की? क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? Yes, sir. अब देखो जब यहाँ पे चीजें एफ ऑफ वाई में लिखी गई हैं तो फॉर द टाइमिंग आप क्या पुट कर लो, एफ ऑफ वाई को जेड पुट कर लो। तो बेटा एफ डैश वाई क्या क्या है? डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब जेड और वाई में फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी गई है। क्या आप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि मैं एक्स के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर 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 शायद से आप वाई के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट करते ना तो सब जगह पे एक्स एक्स होता। तो जब एक्स होता तो फिर शायद है ना उतनी कंफ्यूजन ना होती, क्योंकि एक्स में हमें सॉल्व करना आता है, मतलब एक्स में हम लोग है ना यूज टू हैं, बट चीजें वही हैं। तो एफ ऑफ वाई को मैंने फॉर द टाइमिंग जेड पुट करा तो उससे ये चीज बन के आ गई और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आएगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका? e की E पावर की पावर Minus minus e का इंटीग्रेट इंटू डी वाई, तो e की पावर माइनस वाई आ जाएगा, है ना? तो yes sir. लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। अब वो यहाँ पे z है ना, तो वो z लिखूंगा मैं यहाँ पे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होता है? q वाला फंक्शन Into इंटीग्रेटिंग y फैक्टर Into y square. इंटू डी वाई। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए वाई पार्ट सब जाएगा। वाई पार्ट्स में क्या रहेगा? पहले इसको इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वन। फिर इसमें क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। इसमें माइनस वन आएगा तो इसको प्लस बना देते हैं। फिर से इसमें क्या है? वाई पार्ट्स लगेगा। टू बाहर निकाला, इसमें बाई पार्ट्स लगाया तो क्या बना जी? तो y को ऐसे छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वन माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वन, अगेन इसको प्लस बना दिया। तो इस तरीके से फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस टू वाई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस टू की पावर ई माइनस वाई प्लस एक कांस्टेंट की। ये कांस्टेंट के भी लगाना था, ठीक है ना? कांस्टेंट के नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा।
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट लग जाता है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा जी, ई की पावर माइनस वाइस है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो z बेसिकली आ जाएगा आपका विच इज एफ ऑफ वाई बेसिकली। तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 प्लस के इंटू ई की पावर वाई। तो ये बेटा आपका एफ ऑफ वाई का फंक्शन आया। तो एफ ऑफ वाई क्योंकि वाई के टर्म्स में आया तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स के टर्म्स में लिख देंगे अकॉर्डिंगली, है ना। अब k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k की वैल्यू के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी जी, k की वैल्यू के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट निकाल लो या इसको डिफरेंशिएट कर दो। सर एफ डैश 0 निकाल लेंगे ना। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश वाई माइनस 2y माइनस 2 प्लस के इंटू ई की पावर वाई आ जाएगा जी। तो एफ वाई को यहाँ पे 0 पुट कर दो तो एफ डैश 0 कितना आएगा, एफ ऑफ 0 सर 1 है, 1 एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, Yes, sir. एफ ऑफ 0 Yes, sir. आ रहा है। सर एफ ऑफ 1 भी तो दिया आपने। एफ ऑफ 1 तो ये दिया है कि भी वो 0 नहीं है, मतलब हो सकता है उससे वैल्यू मिल जाए एफ ऑफ 1 की। खैर मतलब सीधा सीधा यहीं से है ना बड़ा इजीली मिल जाएगा हमें, तो हमें बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश वाई आपका ये मिल जाएगा तो वाई को 0 पुट किया तो ये मिला, और एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है ना, 1 डाल के तो यहाँ पे बेटा k की वैल्यू 3 है। तो फाइनल आंसर एफ ऑफ वाई का ये आया है। दैट मींस एफ ऑफ एक्स आया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सर 5 Yes, sir. 5.
हाँ जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करें। फिफ्थ में सीधा सीधा x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या होगा, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट का काम करेगा। फिर एफ ऑफ एक्स वाई का टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है 1 क्योंकि हमें f डैश 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। f डैश 1 2 दिया है, f ऑफ 1 भी 2 दिया है। तो f डैश 1 हमें 2 दिया हुआ है, तो x को 1 पुट करा तो ये f डैश 1 बन गया, ये f डैश y बन गया। f डैश y 1 की वैल्यू 2 है तो ये 2 f ऑफ y इक्वल्स टू 2 प्लस f डैश y इंटू y। हाँ जी, अब इसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये भी लीनियर डिफरेंशियल है, नहीं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा ये तो बड़ा इजीली, है ना। इसमें भी फॉर द टाइम बिंग आप f ऑफ y को z मान लीजिए, तो ये क्या बना, z माइनस 1, ये बन गया dz बाई dy, ये बन गया y। तो इससे आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया है। आप इसको कर लो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ln mod y ln ऑफ mod ऑफ z माइनस 1 का mod प्लस सम कांस्टेंट c के जो भी है, या सॉरी ln c कर लेते हैं ना, ln ये कर लेते हैं, बोला बेटा ln c कर लेते हैं ताकि इसका ln वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये z माइनस 1 इंटू सी आ जाएगा। ओके, यस सर। तो z बेसिकली f ऑफ z है तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, वैल्यू भी डाल देते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी है तो मतलब y को यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो y को 1 पुट करेंगे तो 1 आया, ये मिलेगा आपको 2 तो ये 1 हो गया जी, अगेन इंटू सी, तो सी बेटा अगेन 1 आ गया है। तो मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ y माइनस के रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अब ये फंक्शनल इक्वेशन है, इनमें ऐसा ऐसा होता है कि आप पहले x के अबाउट डिफरेंशिएट करा था तो उसी की वजह से तो एक प्रोडक्ट में y भी आ गया था ना, यस तो उसका काम तो वहां पे मतलब खत्म हो गया, आप ये मान के चल सकते हो। अच्छा यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक।
सर 8 8 आ रहा है। सर मेरा फ्रैक्शन में आ रहा मेरा भी फ्रैक्शन में आ रहा है। सर -53/3 है। यस सर ना पॉजिटिव पॉजिटिव 53/3 आ रहा है। यस ये सर पॉजिटिव 53/3 आएगा। हाँ जी सर, यही आया। हाँ जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिस टर्म की वैल्यू निकालने को बोला गया है, सर आपने मेरा तो -20 आ रहा है। आपने उसे रिलेट करना है कि ये क्या बन रहा है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, उसका कारण क्या है कि ये जो टर्म है इसकी इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ये जो टर्म है इसकी इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके, इन दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लग रहा है। ठीक है, अब इसकी इंडिविजुअल लिमिट जो आ रही है वो क्या है, सीधा सीधा x को 0 पुट कर लो तो ये 1/3 और ये क्या बन रही है, -f-1 -f'। आप इस टर्म को पहचानिए कि भाई ये क्या है, ये -f'1 है। अब यहाँ पे कोई गलती है ना, इसे f'1 बोल सकता है, प्लस f'1 बोल सकता है, बट वो गलत है जी। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे 1 -h है। तो आपको अगर याद होगा LHD के फॉर्मूले में क्या होता है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, तब वो f'(a) कहलाता है। तो यहाँ पे वो प्लस h था, तो इस वजह से वो माइनस इधर हटा के इधर बोल सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं इसे कह सकता हूँ कि -f'1 लिखा हुआ है। तो अब f'1 तो बड़ा इजीली निकल जाएगा आपको। फंक्शन को सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, फंक्शन आपको पता ही है। ये सर वो गलती से मैंने f(1) निकाल लिया था। ओके, यस सर। सर डायरेक्ट LH लगा सकते थे इसमें तो। हाँ जी LH सर। लगा सकते हो, लेकिन मतलब ठीक है, सही है, मतलब LH भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा।
सर 13 है। कैसे 13 आएगा? ओके सर 13। Yes, sir. 13. सर 13। आ गया सर 30। Yes, sir. 13. क्या आंसर आ रहा है? 13 आ रहा है? Yes. यस Yes. Yes. करने का तरीका, ये एक इंटीजर नंबर है तो इंटीजर वैल्यू तो ब्रैकेट के बाहर लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है कि भाई ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशियल सब होता है, और ये एक ब्रैकेट फंक्शन है। तो जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो fx भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम सब्ट्रैक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये जो टर्म है 2x क्यूब, ये सीधा सीधा 2x क्यूब का ब्रैकेट सीधा सीधा ये वाला टर्म डिसाइड करेगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अब इसको देख लो कि भाई वन पे इसने आंसर क्या देना है जी? एफ ऑफ वन की वैल्यू, मतलब मैं सिर्फ सॉरी एफ ऑफ वन नहीं कहूंगा, मैं बेसिकली 2x क्यूब बोलूंगा। 2x क्यूब वन पे कितना होता है? 2x क्यूब 2 पे कितना आंसर देगा? 16 देगा, है ना। तो कहने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज है वो रहेंगी आपकी 2 से लेके 16 के बीच में, ओपन इंटर। और ये जो ग्राफ है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ग्राफ है जी। एक्स क्यूब तो जितना बड़ा इनपुट डालते रहोगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके जो आउटपुट है वो 2 से लेके 16 के बीच में है, और ये हमेशा ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो जहां जहां पे ये इंटीजर आउटपुट कंसीडर करेगा वहां वहां पे डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो जाएगी, राइट। तो इंटीजर आउटपुट कौन कौन से आएंगे? 3, 4, 5, 6 से लेके 15 तक, तो टोटल 13 आउटपुट्स आ रहे हैं। तो 13 आउटपुट आ रहे हैं तो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग 13 इनपुट हो जाएंगे। ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1 1 है जी। मतलब एक आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इनपुट आपका मिलेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes. क्वेश्चन ट्राई करिए। इसको चलिए हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको एज ए होमवर्क ले लो। और आप लोगों ने क्या कल की नोटिफिकेशन एक देखी है कुछ न्यूज़ में? यस सर। क्या सर? क्या है? सर वेब के लास्ट वीक में हो रहा है। मैं ये फैब में होगा। प्लान बन रहा है अभी तो पेपर का आपका जेईई मेंस का।
वो मतलब अभी तक कुछ है ना, कुछ फुल एंड फाइनल तो नहीं है, कोई फाइनल डेट्स नहीं है। जस्ट मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज में से किसी पर्सन ने कहा है कि भी हमारा प्लान ऐसा चल रहा है कि जनवरी मीन्स जो है उसको शिफ्ट करके फरवरी एंड में कराने का प्लान है। यस सर। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये जो प्लान बना है रिवीजन प्लान, तो काफ़ी है ना सही प्लान बन गया है ऑटोमेटिकली। तो अब हमें 11th के जो टॉपिक्स हैं उनको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप बिना किसी हेजिटेशन के जो आपके ये जो प्लान बना हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी रिवीजन करते रहिए। तो जिस है ना, जिस सैटरडे संडे को जिस टॉपिक का टेस्ट होगा बस आप उन्हीं पे फोकस करिए, उन्हीं को अच्छे से करिए, ठीक है। सर थोड़ी प्रैक्टिस मतलब लग रहा है कि मैथ्स की थोड़ी और करने तो बेटर है। मुझे भी यही फील हो रहा है, पिछले टेस्ट में ऐसे हुआ था कि और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। कि वो रिवीजन शीट भेजेंगे पर अब तक आई नहीं है। मेरी मैम से बात तो हुई थी परसों, उन्होंने कहा था 1-2 दिन वेट कर लीजिए, तो अभी मैं आज फिर से बात करता हूँ। तो अगर आज कुछ फाइनल होता है आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो वाले रिवीजन प्लान को तो मुझे लगता है कि हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ और देखना पड़ेगा। सर फिर मॉड्यूल कर लेंगे श्री चैतन्य वाले। तो मॉड्यूल का शीट वापस से कर लेंगे। सर नहीं तो बंसल शीट के क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, मैथ्स में भी तो होगा ही। मैं तो आपको कहता ही कि शीट दोबारा से कर लो, तो आप करो जरूर करो। तो लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि भी बंसल शीट करनी है तो फिर मैं उसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि अगर मतलब अगर रिवीजन प्लान ही मिल जाएगा, रिवीजन पैकेज ही मिल जाएगा, फिर अलग से और फिर है ना फालतू की कंफ्यूजन हो जाएगी, ये करें वो करें। तो इट्स बेटर कि जो एक चीज़ मिलेगी तो उसी को अच्छे से स्टिक किया जाए। तो मतलब जो भी है पहले मैं उसको देख लेता हूँ कि क्या है, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और प्लान बनाते हैं, ठीक है डेफिनेटली। सर फिर अभी कल क्या होएगा? कल की क्लास में पहले तो हम लोग आधा घंटा वो आपका एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है प्रोबेबिलिटी का वो करेंगे, और वो जब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो बीच में रहा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ठीक है सर। कर लेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही रहेगी कल भी, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।